आरव को भरत अंकल से ये पता चला कि खन्ना साहब ने सूरज बघेल को अपना नया मैनेजर बना लिया है। ये सुन उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अगले दिन सुबह ही आरव और रागिनी समेत सभी लोगों ने मुंबई लौटने की तैयारी शुरू कर दी। अब तक आरव के पैर में लगी चोट काफी हद तक ठीक हो चुकी थी, हालांकि उसके सिर का जख्म पूरी तरह से अभी भी नहीं भरा था। अभी सब लोग घर से निकल ही रहे थे कि तभी विकी भी अपना बड़ा सा सूटकेस लेकर बाहर की तरफ आया। सब उसकी ओर हैरत भरी निगाहों से देखने लगे, लेकिन विकी बेहद खुशी से एयरपोर्ट जाने वाली गाड़ी में अपना सामान रखने लगा। चलें। विकी आरव और वसुंधरा की ओर बेहद खुश होकर देखते हुए बोला। विकी भैया, आप कहाँ जा रहे हो? सारा ने बेहद क्यूरियस होकर विकी की ओर देखते हुए पूछा। छोटी, अब मैं भी तुम लोगों के साथ उधर ही रहूंगा, विकी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और फिर आरव की ओर तिरछी नजरों से देखते हुए बोला। आरव भाई साहब के साथ फैक्ट्री में जाके हमारे को भी थोड़ा काम धंधा सीखना पड़ेगा ना। अब यहाँ बैठे बैठे क्या ही होना है, इसलिए मैंने कल ही अपना भी टिकट करवा लिया था। आरव बिना कुछ जवाब दिए विकी की ओर बड़े ध्यान से देखने लगा, लेकिन तभी वसुंधरा बेहद एक्साइटेड होते हुए बोली। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं तो तुमसे पहले ही कहने वाली थी कि तुम हमारे साथ चलकर वहीं रहो। सब लोग वहां से निकलने को ही थे कि तभी आरव की कार के सामने एक कार आकर रुकी। उस कार से योगिता अपने दोनों हाथों में ढेर सारा सामान लेकर उतरी। इससे पहले कि कोई कुछ बोल पाता, योगिता बोलने लगी। आरव, मैं आज बहुत खुश हूँ। मेरी कंपनी ने मुझे प्रमोशन दिया है और अब मुझे मुंबई वाले हेड ऑफिस में सीनियर मैनेजर की पोजीशन पे काम करना है। आरव तो कुछ नहीं बोला, लेकिन वसुंधरा एक्साइटेड होकर बोली। अरे वाह बेटा, चलो वहाँ अपना ही घर है, तुम जितने दिन चाहो वहाँ रुक सकती हो। और इसके बाद सारे लोग गाड़ी में बैठकर वहाँ से एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए। मुंबई पहुँचने के बाद आरव एयरपोर्ट से ही सीधे अपने ऑफिस के लिए निकल गया। और अभी आरव ऑफिस के भीतर दाखिल हो ही रहा था कि उसे सामने से मोनिका आती हुई दिखाई दी। हाय आरव, तुम ठीक हो? मैंने सुना था कि तुम्हारा एक्सीडेंट। अभी मोनिका अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही आरव बेमन से बोला। बिल्कुल ठीक हूँ मैं। मोनिका को जवाब देकर आरव आगे बढ़ा ही था कि पीछे से मोनिका की एक बार फिर आवाज आई। आरव, आज मेरे साथ लंच के लिए चलोगे क्या? नहीं, आज मैं बिजी हूँ, मीटिंग है मेरी। आरव ने दो टूक जवाब दिया और फिर तुरंत ही वहां से आगे बढ़ गया। अभी वो अपने कैबिन में पहुंचा ही था कि भरत अंकल उसके पास आ गए। तुम ठीक हो बेटा? कैसे एक्सीडेंट हो गया था तुम्हारा? भरत अंकल ने बेहद क्यूरियस होते हुए आरव से सवाल किया। अब ठीक हो अंकल, लेकिन ये एक्सीडेंट नहीं था, किसी ने जानबूझकर मेरे ऊपर अटैक किया था। आरव ने अपने माथे पर लगी चोट पर हाथ लगाते हुए जवाब दिया। ये सुनकर भरत अंकल चौंक पड़े। अटैक? लेकिन किसने? वही तो नहीं पता चल पाया अंकल। आरव ने निराश होकर अपना हाथ टेबल पर दे मारा और फिर कुछ पल बड़ी गंभीरता से सोचने के बाद बोला। लेकिन बहुत जल्द पता लग जाएगा। खैर, आप ये सब छोड़िए, ये बताइए कि शेयर होल्डर्स के साथ मीटिंग कितने बजे की है? आरव ने तुरंत ही बात बदलते हुए कहा। बस आधे घंटे में। भरत अंकल ने अपनी कलाई में लगी हुई घड़ी पर नजर डालते हुए जवाब दिया। वो सब लोग मीटिंग रूम में आ चुके हैं, मैंने प्रेजेंटेशन रेडी कर दिया है, बस अब तुम्हारा ही वेट हो रहा है। ठीक है, मैं आता हूँ, आरव ने जवाब दिया और फिर तुरंत ही अपने टेबल पर रखी लैपटॉप की स्क्रीन पर देखने लगा। थोड़ी ही देर में आरव मीटिंग रूम में जाने के लिए अपने कैबिन से बाहर निकला। अभी वो मीटिंग रूम में एंटर कर ही रहा था कि उसे बाहर ही सूरज बघेल दिखाई दिया। उसे देखते ही आरव एक पल के लिए रुक गया। सूरज की भी नजर आरव पर पड़ी और वो चेहरे पर अजीब सी मुस्कान लिए हुए आरव की ओर देखने लगा। आरव को तुरंत भरत अंकल की कही हुई बात याद आ गई। उन्होंने उससे पहले ही बता दिया था कि खन्ना साहब ने सूरज को अपनी कंपनी का नया मैनेजर बना दिया है और ऐसे में अब वो इसी ऑफिस में काम करेगा।
जैसे ही आरव की नजरें सूरज से मिली, उसने तुरंत ही अपनी नजरें दूसरी तरफ फेर ली और फिर मीटिंग रूम में चला गया। इधर घर पर योगिता को भी आया हुआ देखकर रागिनी काफी असहज हो गई थी, लेकिन वो इस बारे में खुलकर किसी से कुछ नहीं कह पा रही थी। रागिनी अच्छे से समझ रही थी कि योगिता का यहाँ आने के पीछे का मकसद क्या है। अभी रागिनी अपने कमरे में अकेली ही बैठी हुई थी, तभी उसका फोन वाइब्रेट होने लगा। फोन की स्क्रीन पर ललित अंकल लिखकर आ रहा था। ये कॉल देखते ही रागिनी के चेहरे का रंग उड़ गया। वो बिल्कुल घबरा गई। फोन हाथ में लेकर वो तेजी से अपने कमरे के दरवाजे की तरफ भागी और जल्दी से उसने दरवाजे को भीतर से लॉक कर दिया। हेलो अंकल, मैंने आपको मना किया था ना खुद से कॉल करने के लिए। रागिनी फोन उठाते ही बोली, बेटा इमरजेंसी थी इसलिए तुम्हें फोन करना पड़ा। फोन की दूसरी तरफ से एक अधेड़ उम्र के शख्स की आवाज सुनाई पड़ी। क्या हुआ, कैसी इमरजेंसी? रागिनी ने अपनी भौहें टेढ़ी करते हुए सवाल किया और फिर ललित अंकल अपनी बात बताने लगे। उनकी पूरी बात सुनने के बाद रागिनी बेहद परेशान होते हुए बोली, लेकिन कैसे हुआ ये सब? और 5 लाख रुपए में। अभी वो अपनी बात पूरी खत्म कर पाती, उससे पहले ही ललित अंकल दूसरी तरफ से बोल उठे, बेटा ये पैसे नहीं मिले तो सब कुछ खराब हो जाएगा। हम अब कुछ नहीं कर सकते। नहीं अंकल, आप फिक्र मत कीजिए, मैं कुछ करती हूँ, जल्दी करती हूँ। इतना कहते कहते रागिनी की आंखों में आंसू भर आए और उसने कांपते हाथों से फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। फोन रखने के बाद रागिनी परेशान होकर इधर उधर टहलने लगी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो 5 लाख रुपए का इंतजाम कहाँ से करेगी। बार बार उसके कानों में ललित अंकल की आवाज गूंज रही थी, ये पैसे नहीं मिले तो सब कुछ खराब हो जाएगा। काफी देर तक यूं परेशान होने के बाद जब रागिनी को कोई रास्ता नजर नहीं आया, तब जाकर उसने आरव से मदद लेने का फैसला किया और फिर बहुत डरते डरते उसने आरव के नंबर पर कॉल कर दिया। आरव के कॉल रिसीव करते ही रागिनी ने डरी हुई आवाज में कहा, आरव जी, मुझे 5 लाख रुपए की जरूरत है, प्लीज आप मेरी मदद कर दीजिए। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। आरव रागिनी से पूछना चाहता था कि आखिर उसे इतने पैसे की क्या जरूरत पड़ गई, लेकिन फिर उसे रागिनी की कही हुई पिछले दिन की बात याद आ गई। ठीक है, पैसे तुम्हारे अकाउंट में पहुंच जाएंगे। आरव ने 2 टूक जवाब दिया और फिर तुरंत ही फोन कट कर दिया। अगले ही पल आरव ने अपने ऑफिस मैनेजर रितेश का नंबर डायल कर दिया। मैंने तुम्हें बैंक अकाउंट नंबर सेंड किया है, उसमें 5 लाख रुपए सेंड कर दो। ओके सर। फिर आरव कुछ सोचते हुए बोला, और सुनो, इस अकाउंट से पैसे कहाँ और किसके बैंक अकाउंट में जाते हैं, मुझे इसकी भी डिटेल चाहिए। ओके सर, मिल जाएगा। रितेश ने जवाब दिया और फिर तुरंत ही आरव ने फोन रख दिया। शाम के समय रागिनी अपने कमरे में बैठकर चाय पी रही थी। तभी अचानक से कमरे का दरवाजा खुला और रागिनी हड़बड़ाते हुए दरवाजे की तरफ देखने लगी। आज आरव रोज की अपेक्षा थोड़ा जल्दी घर वापस आ गया था। आरव को अचानक से अपने सामने देखकर रागिनी हड़बड़ा उठी। उसे घबराहट होने लगी कि कहीं आरव उससे पैसों के बारे में बात करना ना शुरू कर दे। वो जल्दी से चाय का कप लेकर आरव की तरफ बढ़ गई। आज आप इतनी जल्दी आ गए, रुकिए, मैं आपके लिए भी चाय लेकर आती हूँ। रुको। आरव ने अचानक से रागिनी को रोकते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। रागिनी पूरी तरह कांप गई और उसके हाथ से चाय का कप छूटकर आरव के पैर पर गिर गया। गरम चाय पैर पर गिरने के बाद आरव के मुंह से चीख निकल गई। ओह सॉरी आरव जी, आपका पैर। रागिनी झट से नीचे बैठ गई और अपने दुपट्टे से आरव का पैर साफ करने लगी। आरव का पैर जलन के मारे लाल हो चुका था। चलिए, पानी में पैर डालने से आपको आराम मिलेगा। इतना कहते हुए रागिनी उसे खींचते हुए बाथरूम की तरफ ले गई। उसने जल्दी से बाथरूम का दरवाजा खोला और आरव का पैर नल के नीचे लगाकर बोली, बस अभी आपको आराम मिल जाएगा। रागिनी ने हड़बड़ाहट में नल खोलने की जगह शावर का बटन दबा दिया और फिर अचानक से ठंडे पानी की बौछार से आरव और रागिनी का शरीर पूरी तरह से भीग गया। सॉरी आरव जी, वो मैं गलती से मेरा हाथ बटन पर पड़ गया। रागिनी आरव से नजरें नहीं मिला पा रही थी।
उसके शरीर से पानी टपकने लगा था। गीला होने के कारण रागिनी का शरीर अच्छे से झलकने लगा था। वो धीरे से झुककर आरव के पैर पे गिरी हुई चाय साफ करने लगी। आरव रागिनी के ऊपर से अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था। वो मन ही मन सोचने लगा, आज तक न जाने कितने रिलेशनशिप्स में रहा, लेकिन इतनी सादगी में सुंदरता मैंने पहली बार देखी है। दादाजी की कुछ बातें अब थोड़ी सी समझ में आने लगी हैं। इंसान के मन में प्यार हो तो वो अपने आप प्यारा लगने लगता है। बस रहने दो, उठो रागिनी, अब मेरा पैर बिल्कुल ठीक है। आरव ने शावर बंद करते हुए कहा। दोनों लोग पूरी तरह से भीग चुके थे। आरव गीले कपड़े उतार कर बाथरोब पहनने लगा। रागिनी आरव को अपने सामने कपड़े बदलते हुए देखकर असहज हो गई। ये लो, तुम भी बाथरोब पहन लो, नहीं तो बाहर रूम का फ्लोर गीला हो जाएगा। आरव रागिनी को दूसरा बाथरोब पकड़ाकर बाथरूम से बाहर चला गया। रागिनी ने पहले कभी बाथरोब नहीं पहना था। उसने किसी तरह से उसे पहना और अपने हाथों से अपने शरीर को छुपाने की कोशिश करते हुए वो धीरे से बाथरूम से बाहर निकली। उसने चारों तरफ नजरें घुमाकर देखा तो आरव बालकनी में मुंह दूसरी तरफ घुमाकर खड़ा था। रागिनी ने झट से कपड़े बदले और बालकनी की तरफ बढ़ते हुए धीरे से बोली, अंदर आ जाइए, हमने कपड़े बदल लिए हैं। आरव कमरे के अंदर आया तो रागिनी टॉवेल से अपने लंबे बाल सुखा रही थी। वो रागिनी से बोला, कल इंडियन बिजनेस एसोसिएशन का अवार्ड फंक्शन है, वहां जाना है, शाम को रेडी रहना। रागिनी असमंजस भरी नजरों से आरव की ओर देखने लगी। मुझे क्यों जाना है? क्योंकि दुनिया वालों के लिए तुम मेरी वाइफ हो और इस अवार्ड शो में हर किसी की फैमिली आती है। आरव ने थोड़े व्यंग्यात्मक लहजे में जवाब दिया और फिर अपने शूज निकालकर बेड की तरफ बढ़ गया। लेकिन कल तो मुझे कहीं और जाना था। रागिनी ने दबे स्वर में कहा, ठीक है, जाओ, जैसी तुम्हारी इच्छा, मेरी तरफ से कोई दबाव नहीं है। आरव ने अपना सिर हिलाते हुए कहा और फिर चुपचाप बेड पर लेट गया। मेरे लिए भी एक कप चाय ले आओ प्लीज। रागिनी चुपचाप चाय लाने के लिए कमरे से बाहर निकल गई। दूसरी तरफ वसुंधरा और योगिता बाहर गार्डन में टहल रहे थे। उन दोनों से आरव और रागिनी के बीच आती नजदीकियां छुप नहीं पा रही थी। वसुंधरा ने चिंतित स्वर में कहा, तुम्हें मैं इस घर में तो ले आई हूँ, लेकिन बस इतने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें यहाँ पर अपनी जगह बनानी होगी। योगिता ने भी घबराते हुए कहा, आरव का इंटरेस्ट धीरे धीरे मुझसे कम होता जा रहा है, मुझे तो बहुत घबराहट होने लगी है, मैं उसे खोना नहीं चाहती। तभी वसुंधरा धीरे से जाकर झूले पर बैठ गई। वो कुछ सोचते हुए बोली, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, तुम्हें थोड़ी मेहनत करनी होगी, जैसा मैं कहती जाऊं बस तुम वैसा करती जाना। वसुंधरा योगिता को देखकर मुस्कुराने लगी। अगले दिन ऑफिस में काम करने के बाद शाम को आरव अवार्ड शो के लिए निकलने लगा। इंडियन बिजनेस एसोसिएशन की तरफ से दिया जाने वाला ये अवार्ड हर यंग बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। आरव पिछले कई सालों से यहाँ कोई ना कोई अवार्ड जरूर जीतता आ रहा था, लेकिन इस साल उसे कोई भी अवार्ड मिलने की उम्मीद थोड़ी कम थी, क्योंकि इस साल उसकी कंपनी ने काफी उतार चढ़ाव देखे थे। और इस साल आरव अवार्ड शो में जाने से थोड़ा हिचक भी रहा था, क्योंकि वो जानता था कि वहाँ पर मीडिया के लोग भी रहने वाले हैं और वो आरव को उसकी शादी और रागिनी को लेकर हजारों सवाल करने वाले हैं। रागिनी के वहाँ ना पहुँचने पर भी मीडिया में खबर छप सकती है। आरव की ब्लैक मर्सिडीज जैसे ही अवार्ड फंक्शन के वेन्यू पर पहुंची, वहां पर रिपोर्टर्स ने गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया और कैमरे के फ्लैश से ये ब्लैक कार मानो व्हाइट कलर में तब्दील हो गई थी। तभी आरव गाड़ी का डोर ओपन करके निकलने ही वाला था कि तभी उसका फोन बज उठा। स्क्रीन पर रागिनी का नंबर था। हाँ बोलो, आरव ने फोन उठाते हुए कहा, आपका वो अवार्ड फंक्शन कहाँ हो रहा है? मुझे एड्रेस दे दीजिए, मैं आ जाती हूँ। रागिनी ने कहा,
तुम कहाँ हो अभी? अपना एड्रेस सेंड करो मुझे। आरव ने जवाब दिया और फिर ड्राइवर को तुरंत गाड़ी घुमाने का ऑर्डर दे दिया। वो सीधा रागिनी के बताए हुए एड्रेस पर पहुंचा। रागिनी ने उसे जिस जगह पर मिलने के लिए बुलाया था वो जगह कोर्ट के ठीक पास में ही थी। आरव पहले भी रागिनी को कोर्ट के आसपास देख चुका था। ऐसे में आज फिर से रागिनी को कोर्ट के पास देखकर उसका शक गहराता जा रहा था। हालांकि उसने रागिनी को इस बारे में कोई भी सवाल नहीं किया, लेकिन आरव के मन में अभी भी रागिनी को लेकर कई सवाल चल रहे थे। रागिनी का वकील से आखिर क्या लेना देना है? और जब मैंने उसे पहले ही 20 लाख रुपए दे दिए थे, फिर इतनी जल्दी इतने सारे पैसों की क्या जरूरत पड़ गई? उसने चुपचाप रागिनी को अपनी गाड़ी में बैठाया और उसे अपने साथ लेकर वापस फंक्शन के वेन्यू पर पहुंच गया। क्या मिलेंगे आरव को उसके उन सवालों के जवाब?